बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो राहु, केतु, शनि और नेगेटिव दशा के नाम पे आपको बहुत डराएंगे। 10 महाविद्याओं को साधने का और सिद्ध करने का दावा किया जाता है। ऋषि मुनियों के 6 जन्म बीत गए, एक महाविद्या सिद्ध नहीं हो पाई, और यहाँ पर तथाकथित लोग 7 दिन के अंदर 7 चक्र को जागृत कर देते हैं। यहाँ पे भ्रम पैदा होता है। उम्र के हिसाब से भी हम लोग पूरा उस चीज़ को केयर करते हैं, भले ही वो अगर वृद्ध हैं तो उनको किस तरह से करना है, साथ में पूरा एक मेडिकल टीम साथ में रहती है। जो पिशाच योनि होती है वो लैंड एनर्जी को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। अगर कोई ज्योतिष आपका पास्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर भी एक्यूरेटली बताएगा। लोग कहते हैं घर में गरुड़ पुराण रखना नहीं चाहिए। पूरी आत्मा की यात्रा की कथा की बात करते हैं। मेरे तो ऑफिस में गरुड़ पुराण है, कभी आप आएंगे। आप अपने घर की लैंड एनर्जी को बेटर करने के लिए भूदेवी का मंत्र आता है, आप सुबह सुबह उसको लगाएं, आपकी एनर्जीज बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी। धन ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर के समकक्ष तो जरूर है। पहला कॉन्क्लेव जो इतना जिसको आपका प्यार मिला, सफलता मिली, उसी की बदौलत आज हम सब एक बार फिर से यहाँ एक साथ है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला मेरा सवाल पूजा आपसे है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं। पूजा भाटिया जी ज्योतिष के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और अब मेरा पहला सवाल ये है कि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब भी हम अपनी किसी भी समस्या को लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हम ये कैसे जाने कि वो ज्योतिषी जो भी सलाह दे रहा है वो सही है। मतलब सच्चा ज्योतिष और नकली ज्योतिष, इसमें हम फ़र्क को कैसे पहचानें? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग गलत ज्योतिषों के चक्कर में पड़कर लाखों रुपए जो है अपने बर्बाद कर देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए और हमें सोल्यूशन नहीं मिला और हमारा काम भी नहीं बना। तो डेफिनेटली देखिए, हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं जो आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं, डर का बिजनेस करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो राहु, केतु, शनि और नेगेटिव दशा के नाम पे आपको बहुत डराएंगे। अब सवाल आता है कि सही ज्योतिष कैसा माना जाए। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स का रेफरेंस होता है, लॉयर्स का रेफरेंस होता है, एस्ट्रोलॉजर्स का भी रेफरेंस होता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उनका प्रोफाइल चेक कीजिए, उनके रिव्यूज़ चेक कीजिए, क्योंकि आजकल ज्योतिष के क्षेत्र में मैंने देखा है 1-2 महीने के कोर्स करके लोग ज्योतिष शास्त्र में उतर आए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखिए, उपाय के नाम पे आप रील्स देखिए, कितनी उल्टी सीधी रील्स चल रही हैं और लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। कई लोगों को इतना नुकसान भी हो रहा है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो आप जिस भी ज्योतिष के पास जाइए, आप अपनी डिटेल्स दीजिए और उन्हें बोलने दीजिए, रादर कि आप अपनी कहानी सुनाएं उन्हीं से पूछिए। अगर कोई ज्योतिष आपका पास्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर भी एक्यूरेटली बताएगा। और दूसरी बात, जो भी ज्योतिष आपको पैसे लेकर ये कहता है कि लाखों की पूजा, लाखों की रत्न, मुझे नहीं लगता वो ज्योतिष कहीं से भी वैलिड या जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। देखिए, पूजा पाठ हर इंसान को करना चाहिए, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है तो समस्या का समाधान भी आप ही को करना है। गाइडेंस आप ज्योतिष से लीजिए, मंत्र लीजिए, पूजा का नाम लीजिए कि कौन सी पूजा करनी है, और हो सके तो किसी पंडित जी के साथ बैठ के स्वयं उस पूजा के भागीदार बनिए। क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, दवाई आप लोग खाते हैं, डॉक्टर नहीं खाता है। उसी तरीके से अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो मंत्र चैंटिंग भी आप ही को करनी है। और ग्रह नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी ज्योतिष के पास अगर आप जा रहे हो और अगर आपको डरा रहा है, देखिए आप खुद इतने नेगेटिव और डरे हुए आए हैं, अगर वो आपको और डरा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है। मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। अब 99% वो नेगेटिव ऑलरेडी हैं। वो जो 1% एक होता है ना, जो होप ऑफ रे जो हमें दिखानी होती है कि किसी तरीके से एक आशा की किरण उन्हें हम दिखाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। उनको पॉजिटिव करके भेजें, उनको मोटिवेट करके भेजें। अगर हमें दिख रहा है कि उनका आगे आने वाला 6 महीना डिफ़िकल्ट है तो उन्हें गाइडेंस दें, ना कि उन्हें और डरा के भेजें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि डरे हुए तो हमारे पास ऑलरेडी लोग आते हैं। तो
तो ज्योतिष जो है डर का बिजनेस नहीं है, ज्योतिष प्योरली गाइडेंस है। अगर आप ग्रह नक्षत्रों की चाल समझ के, अपना हॉरोस्कोप समझ के सही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और सही ज्योतिष आपको हमेशा सही सलाह देगा, ना कि आपसे पैसे ऐंठेगा और आपको महंगी महंगी पूजाएं बताएगा। बहुत सही बात आपने की, और इसी का व्यवसायीकरण हो रहा है। मेरे ख्याल से सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर समस्या के साथ आप जाएं और फिर आपको डराए, तो सबसे पहले तो वहीं आप अपना दरवाज़ा बंद कर लें उस ज्योतिष के लिए। मान्या अदलखा जी भी हमारे साथ हैं, वास्तु एक्सपर्ट है, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मान्या, मेरा सवाल आपसे ये है, वास्तु पर हम बात कर चुके हैं, न्यूमरोलॉजी पर बात कर चुके हैं, आज अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि अंक ज्योतिष है, उसका अस्तित्व भी है, प्राचीन समय से है, लेकिन हम वो अंक कौन सा माने? हिंदी तिथि के अनुसार प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, या फिर पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार 1 तारीख 2 तारीख? तो देखिए, सबसे पहले ना समझने की बात ये है कि जो हमारा काल पुरुष है उसके हिसाब से हर चीज़ की प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट्स के देवताज हैं, और उन्हीं देवताज के कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हम न्यूमरोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि जो पाश्चात्य के हिसाब से, क्योंकि आगे जिस तरीके से जेनजीज का एक टाइम चल रहा है, उन्हें नहीं समझ आएगा कि तिथि क्या है। आज देखें तो किस तरीके से जेनजीज जो है, कैसे बहुत चीज़ों के लिए ना उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पर उन्हें हेल्प करती है उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। जबकि है वही, देवताज भी वही हैं, प्लैनेट्स भी वही हैं, कार्य भी वही है, और यहाँ तक कि रेमेडीज़ भी देवताज की ही है। पर ये है एक इजी वे आउट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिलीव करने के लिए ये बहुत ही इजी जो है वे आउट है। अब न्यूमरोलॉजी क्यों? क्योंकि एक तो जल्दी रिजल्ट देती है, ऊपर से आपके नंबर्स के बेसिस पे होती है। अब कहीं पे भी आप जाते हैं, हर जगह पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लगती है। शादी है तो डेट ऑफ बर्थ है, बच्चा पैदा हुआ तो डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी चीज़ में देखें तो आपके नंबर्स जो है वो मैटर करते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताऊंगी, आपके जो नंबर्स हैं वो हमेशा आपके साथ चलते हैं। जब आप कभी देखेंगे, आपने किसी होटल में आपने जो है एंटर किया, आपको कोई रूम नंबर मिला, आप उसका टोटल करके देखिए, वो कहीं ना कहीं आप ही की लाइफ के साथ, आप ही के प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। आप कभी अपने पासपोर्ट्स की देखिए, अपने पासपोर्ट्स का टोटल करके देखिए, आप देखेंगे कि वो भी आपके नंबर्स के साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं, देवताज हैं, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो है डेफिनेटली इफेक्ट दे रहे होते हैं। अब कई बार क्या होता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है, कई बार उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होता है। अब जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको आप रिजॉल्व कैसे करते हैं? उन्हीं देवताज की रेमेडीज़ करके, और रेमेडीज़ भी बहुत इजी रेमेडीज़ हैं, कोई मुश्किल रेमेडीज़ नहीं होती हैं। प्लांट्स लगाना, मैं ये कहती हूँ कि हमेशा रेमेडी वो करो जो कि आपने किसी कम्युनिटी से लिया है, आप उन्हीं को वापस करो। जो चीज़ सृष्टि ने, जो प्रकृति ने हमें दी है, हम उस प्रकृति को ही वापस करें, वही हमारी रेमेडी है। और रेमेडी के साथ एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी इंटेंट। अगर आप सच्चे मन से एक नाम लेकर भी, भगवान का नाम लेकर भी सच्चे मन से अच्छी इंटेंट के साथ ज़रा सा एक टुकड़ा भी मिठाई का या जो भी आपके देवता की रेमेडी है वो कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं देवतास की। तो अगर नंबर्स की बात करें तो सब नंबर सबको पता होगा, 1 to 9 में सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अपने आप में एक अकेला, एक जो है अकेला है, लेकिन क्या है, वो हमारी आत्मा है। वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। पूरा ब्रह्मांड उस सूर्य पर चलता है, सारे ग्रह उस सूर्य पर चलते हैं, वो लीडर है। तो वही कहीं ना कहीं जिनके नंबर्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 से है, आप कनेक्ट करके देखिए, वही क्वालिटीज़, सूर्य जैसी ही क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आएंगी। नंबर 2 की बात करते हैं तो वहाँ हमें मून दिखता है। मून शीतलता प्रोवाइड करता है, ठंडा होता है। उसको देख के ना हमें चंदा मामा याद आता है, यानी कि डबल माँ है ना। मामा जब हम बोलते हैं तो माँ और माँ, डबल माँ याद आती है।
तो अब यहाँ हम देखें तो माँ यानी कि डबल माँ, तो केयर कितनी हो गई। तो ऐसे लोग जो है बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही अपने कहते हैं ना क्रिएटिव होते हैं, और ब्यूटिफिकेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ब्यूटीफाई करके हर चीज़ को बोलते हैं। ये नंबर जो है एक ऐसा नंबर है, कहीं ना कहीं ये नंबर इतना ब्यूटिफिकली जो है हर एक की केयर करता है, उनको क्रिएटिवनेस दिखाता है। और ये नंबर हमारा जो चंद्रमा है ये लिक्विडिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम पैसे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। माने मूल प्रश्न वही है, मतलब 9 नंबर तक की तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और आई थिंक व्यक्तिगत रूप से लोग जानना चाहेंगे आपसे कि तो हम मान सकते हैं जो पाश्चात्य कैलेंडर के अकॉर्डिंग बिल्कुल। जो नंबर्स हैं, जो तिथियां हैं, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। बिल्कुल करती है। यस और नो? देखिए इंटेंट काम करती है। अब आप देखें कि टैरो भी है, वास्तु भी है, एस्ट्रो भी है, लाल किताब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल हीलिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। काम करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंट। जिस तरीके से जो काम आप कर रहे हैं, जो रेमेडी आप कर रहे हैं, अच्छी नीयत से किया हुआ कार्य हमेशा पूरा होता है, चाहे आप किसी भी वे से जाएं, वो हमेशा पूरा होता है। और अब हमारे साथ पंडित मेघ जी भी हैं इस पैनल में। पंडित मेघ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तंत्र हीलर कोच हैं ये। पंडित मेघ जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो बहुत से लोग तंत्र का नाम सुन के सबसे पहले डर जाते हैं और एक नकारात्मक भाव से तंत्र को देखते हैं। लेकिन एक साधक होने के नाते आप बताइए, तंत्र क्या है, साधना क्या है तंत्र, और तांत्रिक क्या है वास्तविक? सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। इसके साथ ही साथ जो एंकर्स हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित कैमरामैन और जो हमारे सहयोगी, उन सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आज हम बात तंत्र पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि ये हमेशा नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। सही शब्दों में तंत्र का मतलब है सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तंत्र जो सिस्टमेटिक रूप से कार्य करता है वही तंत्र है। अब हम जब तंत्र की बात करें तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि ये सारा का सारा खेल ऊर्जाओं का है। अभी तक जितनी भी बात हुई है वो ऊर्जा बैलेंस पे बात हुई है। मनोज जी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि अभिशाप दिया करते थे तो उससे पहले सामने वाले की कुंडली नहीं चेक किया करते थे, ना उसके नंबर पूछा करते थे कि भाई उसी हिसाब से तुम्हें श्राप देंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, सभी विद्याओं का पूरा मान है, सम्मान है। भीष्म पितामह जी अगर किसी ब्लेसिंग को दे रहे हैं तो भी आपका चार्ट नहीं देखा करते थे। हमें सबसे पहले रूट्स पे जाना होगा, प्रारंभ में जाना होगा, अपने सनातन में जाना होगा कि साधना क्या है, साधना का तात्पर्य है या साधक क्या है। साधक वही है जो साध लेता है। मैंने 20 साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सिविल सर्विसेज में पढ़ाया। एक सांस में बोला, अनुच्छेद 52 कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 74 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कहेगा। मैंने उसे साध लिया था तो लोगों को लगता था कि बड़ा जादू सा हो रहा है, सर खड़े हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम उन्होंने एक लाइन में बोल दिया। ये साधक है। आप जिसको साध लेंगे, जिसकी साधना करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, साधक बोलते हैं। सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सेल्फ को देखना है कि सब कुछ, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी एनर्जी किस में समाहित है, हमारे शरीर में समाहित है। जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और क्राउन तक, जो रूट से क्राउन तक जाते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपने आप को साधते हैं, अपनी साधना करते हैं। आपका इंट्यूशन का बढ़ जाना ही साधना है। अब आप एक बात को और समझेंगे, तार्किक बात है। ये मेरा एक प्रश्न था बहुत सदियों पहले कि लोग जब विवाह करते हैं मैम तो बहुत अच्छे से कुंडली को मिलाते हैं। देखा होगा भी, जो लोग जानकार है, जो सनातन से हैं,
कुंडली का मिलान करते हैं, ग्रहों को देखते हैं, मंगल दोष है कि नहीं है, कौन सा दोष है, क्या दोष नहीं है। रात भर बहुत विद्वानों के द्वारा उस विवाह को संपन्न कराया जाता है संपूर्ण कर्मकांड के साथ। उसके पश्चात क्या होता है कि 6 महीने के पश्चात या 1 साल के बाद तलाक हो जाता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसने मुझे इस तरह से प्रेरित किया कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा था, उसके पश्चात भी ऐसा क्या है, क्यों तलाक हो गया। हम मेडिकली फिट हैं हस्बैंड वाइफ, पिछले 8 साल से डॉक्टर कह रहा है कि कोई भी समस्या नहीं है, परंतु बेबी नहीं हो रहा है। एक लंबा रिश्ता पिछले 7-8 साल से चल रहा था, विवाह होकर रहेगा, पूरी तरह से इस विषय पर मजबूती थी, उसके बाद अचानक ब्रेकअप हो जाता है। वो देखना भी पसंद नहीं करता, आपको सुनना भी पसंद नहीं करता है। जो कहा करता था कि बिना गुड मॉर्निंग से सुबह नहीं हो रही थी, गुड नाइट से रात में। तो आखिर कुछ तो ऐसा है जो क्या करता है कि कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ऊर्जा को समझना होगा, हमें साधना को समझना होगा। और साइंस भी कहता है कि सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसी बात को भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसका मतलब आत्मा इज इक्वल टू ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या है, अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग परिभाषित किया है। जो इंटेलेक्चुअल था उसने कहा ये एक एनर्जी है, जो गांव से जुड़ा था उसने कहा था भूत है, प्रेत है, चुड़ैल आ गई है। इसके अलावा ये एक पराभौतिक शक्ति है, सुपरनेचुरल पावर है, भूत है, ईश्वर है। आखिर नाम तो अलग अलग है, परंतु कुछ तो ऐसा जो हम सबसे परे है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। इसलिए एक साधक के रूप में साधना करते हुए हमें महसूस करना होगा कि असलियत में वो ऊर्जा क्या है। मैम यही तंत्र है, और कहने को तो बहुत कुछ है। अभी आपने चक्रों का भी जिक्र किया था, सारे चक्रों का। क्या हम इस युग में भी कुंडली जागरण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। हर चीज का एक अनुशासन होता है, तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। अब तथाकथित रूप से YouTube पर कोई व्यक्ति आकर अगले 12 दिन में आपकी कुंडलिनी जागृत कर देता है। 10 महाविद्याओं की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर माँ काली, दूसरे स्थान पर माँ तारा, इसके पश्चात त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ भैरवी, माँ मतंगी, माँ कमला। 10 महाविद्याओं को साधने का और सिद्ध करने का दावा किया जाता है। 3 महीने की क्लास, हफ्ते में 2 दिन क्लास, और 3 महीने के पश्चात सभी 10 महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के 6 जन्म बीत गए, एक महाविद्या सिद्ध नहीं हो पाई, और यहाँ पर तथाकथित लोग 7 दिन के अंदर 7 चक्र को जागृत कर देते हैं। यहाँ पे भ्रम पैदा होता है, क्यों नहीं होता है? और यदि हम बात करें गरुड़ पुराण की, लोग कहते हैं घर में गरुड़ पुराण रखना नहीं चाहिए। पूरी आत्मा की यात्रा की कथा की बात करता है। मेरे तो ऑफिस में गरुड़ पुराण है, कभी आप आएंगे तो। हम 4 वेदों की बात करें, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। अर्थवेद बात ही जादू टोनी की करता है, बीमारियों की बात करता है। यदि हम बुद्धिज्म के अंदर बात करें तो 3 महान उसकी शाखाएं, हीनयान, महायान और व्रजयान। व्रजयान जो बात करता है तिब्बत के तंत्र की बात करता है संपूर्ण। आप थाईलैंड में चले जाएं, कंबोडिया साइड में चले जाएं, तिब्बत के तंत्र की बात करता है। तो जागृत होने का वे है, तरीका है, समय लगता है। वो मेरा अनुभव है कि एक चक्र भी अगर मूलाधारी ढंग से जागृत हो जाए तभी आपको महसूस होने लग जाएगा आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कि हो सकता है। हमारे साथ एडो ट्रिप के तरफ से गौरव बाबा जी भी हमारे साथ हैं। एडो ट्रिप के बारे में मैं एक बार बता दूं दर्शकों को कि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने और हमारी जितनी भी यात्राएं उसको आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत हैं। गौरव, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रो कॉन्क्लेव 2.0 के इस आयोजन में जब आप मौजूद हैं एडो ट्रिप के बिहाफ पर, आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कनेक्टेड है एस्ट्रो और आपका एडो ट्रिप? यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक नमस्कार। बेसिकली मैम आपको ये समझना है कि जो आप लोगों का जो हमारी कंपनी का है वो बेसिकली उनका एम ये है कि जितने, क्योंकि आप देखा होगा कुछ समय से आजकल स्पिरिचुअल टूरिज्म कह लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा बहुत है, ज़्यादा बढ़ावा है उस चीज़ का। और वो इसीलिए है क्योंकि एक तो सनातन की वजह से, प्लस जो हमारे महान गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, उन लोगों की जिस तरह से अपनी विस्तार इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं, उस तरीके से चीज़ें पहुंचाने के लिए। प्लस हमारा हमेशा ये तात्पर्य ये रहा है कि कितनी सुविधाजनक तरीके से
हम वो उनकी वो जर्नी जो भले ही वो 4 धाम यात्रा हो या और भी जितने भी स्पिरिचुअल डिवोशनल प्लेसेस हैं, उन लोगों को पहुंचाने का जो है, हम लोग वो अच्छे से अच्छा उनको सुविधाजनक तरीके से और उम्र के हिसाब से भी हम लोग पूरा उस चीज़ का केयर करते हैं। भले ही वो अगर वृद्ध हैं तो उनको किस तरह से करना है, साथ में पूरा एक मेडिकल टीम साथ में रहती है, और अगर आप वैसे आपका कहीं भी जाना हो, वो सब चीज़ों को हम प्लानिंग अच्छी तरीके से करी जा सकती है उसके लिए। जी, तो बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए कि अगर कोई भी धार्मिक यात्रा अगर प्लान कर रहा है तो उसे आपकी उम्र के अनुसार और हर तरह से, हर लिहाज से सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है ये कंपनी। और एक बार फिर से पूजा, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों बात की जा सकती है, एक प्रश्न में उसे नहीं सिमटाया जा सकता। तो मेरा सवाल आपसे एक ये भी है, क्या ज्योतिष में भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, एथिकल बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, या फिर हैं पहले से कि आप किसी को जब आपके पास सवाल लेके आए तो आप भी ये सोचते हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ इसका प्रश्न पर मुझे ये नहीं बताना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बिल्कुल, ज्योतिष में भी एथिकल बाउंड्रीज होती हैं। हमारे पास कई लोग प्रश्न लेकर आते हैं जन्म और मृत्यु का, जैसे कि कोरोना काल में बहुत केसेस आए थे हमारे पास कि हमारा ये रिलेटिव हॉस्पिटलाइज्ड है, ये बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, ज्योतिष को ना सब दिखता है, ठीक है, और लेकिन हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपकी 6 महीने के बाद मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान 6 महीने की जिसकी ज़िंदगी है वो तो 6 घंटे में ही ये सुन के मुझे लगता है उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप जहाँ तक लिमिटेशंस की बात करते हैं तो जन्म मृत्यु के प्रश्न मैं पर्सनली नहीं लेती, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी ये बताया गया कि हम भाग्य विधाता नहीं हैं, भाग्य वक्ता हैं, और हम कोई वी कैन नॉट रिप्लेस गॉड्स वर्डिक्ट, ठीक है, कि हम किसी का स्टेटमेंट ऑफ डेथ बता देंगे कि इस डेट को आपके साथ ये हो जाएगा, नहीं, वो हम नहीं बताते हैं। दूसरी बात, कई लोग प्रश्न लेकर आते हैं जेंडर ऑफ चाइल्ड को लेके, जो मैं पर्सनली नहीं बताती हूँ, जेंडर प्रेडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। हालांकि कुंडली के हिसाब से सब क्लियरली दिखता है कि आने वाला बच्चा बेटा है बेटी है, वो मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। तीसरी चीज़ें जो होती हैं हमारी हेल्थ प्रेडिक्शंस में हम गाइडेंस ज़रूर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन उसके साथ हम ये भी सलाह देते हैं कि आपको मेडिकल एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल गाइडेंस। सो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज साथ चलेंगी, लेकिन आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ आपकी एडवाइस, उनकी मेडिकेशंस भी आपके साथ चलेंगी। सो ये लिमिटेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो हम हमेशा करते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान परेशान आया है ना, तो उसको और परेशान करके मत भेजिए, उसके डर का आप उपयोग मत कीजिए, उसके डर का फ़ायदा मत उठाइए, उसको कन्विंस करके भेजिए कि आगे आने वाला समय ठीक हो जाएगा। ये जो समय थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसको आप और पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं अपने देखिए, राहु केतु शनि तो हर एक की कुंडली में होते हैं। आप वो नेगेटिव तो ऑलरेडी अगर बिहेव कर रहे हैं, तो सही मार्ग क्या है कि वो प्लैनेट्स उनकी फेवर में वर्क करने लग जाएं। दैट इज़ द मेन गाइडेंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, दैट इज़ द जॉब ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, टू गाइड पीपल, नॉट टू स्केयर देम बिकॉज ऑफ देयर करंट सिचुएशंस। मैं ये पर्सनली समझती हूँ। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनीय है कि अगर आप संतुलन बनाकर चलते हैं साइंस में और साथ ही साथ आस्था में, तो ये उसके लिए बहुत आशीर्वाद की तरह होगा जो आपके पास आया है आशा भरी निगाहों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। मान्या, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, मेरा सवाल वास्तु से जुड़ा है। हम यहाँ जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं। बिल्कुल, फ्लैट कल्चर ज़्यादा है। तो ऐसे में जब हम वास्तु उपाय लेते हैं और जगहों को चेंज करने के लिए तोड़ फोड़ के भी अगर उपाय मिलते हैं, तो ये कैसे, उसका कोई विकल्प है क्या, या उसकी जगह कुछ और किया जा सकता है? आप क्या सलाह देंगी? तो देखिए, जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, जैसे यहाँ सभी ने एनर्जीज़ की बात की है, तो ऐसे ही लैंड एनर्जी होती है। लैंड की अपनी एक एनर्जी है। जब हम बात करते हैं, एक सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान होता है। अगर हम देखें, अगर एक ब्रह्मांड भी देखें, तो सेंटर में क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर है। उसके बाद क्या है? उनके मंत्री हैं। अगर राजा महाराजा के भी अगर आप देखें, घर जैसे पहले बने होते थे महल,
तो सेंटर में जो है वो राजा होते थे, उसके बाहर की जो आउटर बाउंड्रीज होती थी वहाँ मंत्री होते थे जो कि उनके सलाहकार होते थे। उसके बाहर के जो बाउंड्री होती थी वहाँ किसान यानी कि मनुष्य जो हम लोग हैं, और सबसे बाहर जो शूद्र कहते हैं उनको रखा जाता था, जिसको कहते हैं पिशाच योनि। जो पिशाच योनि होती है वो लैंड एनर्जी को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। ये पिशाच जो होते हैं यही हमारे घर के वास्तु को इम्बैलेंस करते हैं। अब ये पिशाच क्या है? जब हमारे घर में जाले लग जाते हैं, या फिर हमारे घर में चींटियाँ निकल आती हैं, या फिर जो भगवान ने प्रकृति में बहुत सी चीज़ें दी हैं, बर्ड्स भी दिए हैं, इंसेक्ट्स भी दिए हैं, लेकिन ये सबको हमें फीड करना है। पर जब यही चीज़ आके अपना घर हमारे घर में बना लेती हैं तब इम्बैलेंस होता है वास्तु का। और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि क्या फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए कोई अलग विकल्प हैं? तो देखिए, फ्लैट्स में भी वैसे ही वास्तु चलता है जैसे कि लैंड ओन्ड प्रॉपर्टी पे चलता है। वास्तु में अब कई लोग ऐसे भी हैं जो रेंट पे रहते हैं, लेकिन अब वो लोग जो हैं क्या करते हैं, वो लोग तोड़फोड़ नहीं करवा सकते। पर डेफिनेटली इन सबके विकल्प है। आप अपने घर की लैंड एनर्जी को बेटर करने के लिए आप एक जो है मंत्र लगा लें। भूदेवी का मंत्र आता है, आप सुबह सुबह उसको लगाएं, आपकी एनर्जीज बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी। सेंटर में आपके जो घर का सेंटर है वहाँ आप जो है हर हफ्ते एक कटोरी में नमक रखें। उस नमक को आप पूरी रात पड़े रहने दीजिए, बस ध्यान रखें उसके ऊपर से कोई टापे नहीं। और फिर सुबह उठते ही इसी नमक को आप उठाएं और घर के बाहर कहीं डालें। आपके घर का 90% ऑफ द वास्तु सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तोड़फोड़ ही वास्तु है। वास्तु का मतलब है वास्तु, जहाँ आप वास करते हैं, जहाँ आपकी एनर्जीज वास करती हैं। अपने घर में अच्छी लाइटिंग्स रखें, खुला हुआ रखें, विंडोज़ हैं तो सुबह मॉर्निंग में उसको खोल दें। अपने दरवाजे पे सुबह उठते ही थोड़ा पानी का छिड़काव करें। छोटी छोटी चीज़ों से भी तो हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़े है तोड़फोड़ करके ही करना है। और बाकी जहाँ जहाँ इन सब चीज़ों से बात नहीं बने वहाँ डेफिनेटली रेमेडीज़ काम आती हैं, वहाँ आप रेमेडीज़ लगाएं और आप देखेंगे कि परफेक्टली आपका जहाँ माइंड आपका सिंक्रोनाइज हुआ आपके घर के साथ, आपका वास्तु भी पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके साथ। थैंक यू। और अब पंडित मेघ जी से एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि 10 महाविद्या में अगर धन प्राप्ति के लिए, मेरे ख्याल से बहुत जितने भी लोग हैं हम सब जब किसी समस्या को लेके जाते हैं तो पैसा तो सबसे पहले चाहते हैं, तो धन प्राप्ति के लिए किस महाविद्या की साधना करनी चाहिए? बहुत ही प्यारा प्रश्न है मैम आपका, क्योंकि इस कलयुग में धन ईश्वर नहीं है परंतु ईश्वर के समकक्ष तो ज़रूर है। ये बहुत ही कड़वा सत्य है। हम सब लोग यहाँ बैठ के जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, घूम फिर के धुरी तो वही है। अब कहने का अंदाज भले लोगों का अलग अलग हो, सत्य तो यही है। पहले हम 10 महाविद्याओं को डिस्क्राइब करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट है वो अलग है, आर्थोपेडिक अलग है, और एक जनरल फिजिशियन होता है जो अपने गली मोहल्ले के आसपास चले जाते हैं, MBBS कर रखा है, ठीक है। परंतु जब उससे ज़्यादा अगर बात बढ़ जाती है तो बेहतर है कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। सब माँ सती का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है। तरीका है, आराधना और साधना करने का अपना अपना एक मार्ग है। 10 महाविद्याओं की अगर हम बात करें तो 10वीं महाविद्या माँ कमला, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। तो यदि विशेषकर धन के लिए अगर हमें किसी महाविद्या को साधना है तो माँ कमला को साधा जा सकता है। इसी तरह से 9th महाविद्या माँ मतंगी, माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है। जितने भी यहाँ लोग जो शुक्र की बात कर रहे हैं या जो सेलिब्रिटी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अगर माँ मतंगी की शरण में जाते हैं, वाक की शुद्धता उनको मिलती है, सौंदर्य उनको मिलता है। तो इस प्रकार से माँ मतंगी और माँ कमला जोरदार मांग है इस समय। जी मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हम लोगों को एक तरह से बहुत सारी नई जानकारियां मिलती हैं, नए नए मिलते हैं, और मेरे ख्याल से संवाद ही सबसे अच्छा माध्यम है ज्ञान को समृद्ध करने।